हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 3 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है फ्री में विद नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ओके। या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं देश विदेश, अर्थव्यवस्था सबसे रिलेटेड। क्वेश्चन होगा पहला, ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका गायत्री आई कुमार, ओके। वो कौन है? तो 1986 बैच की आईएफएस ऑफिसर है यानी इंडियन फॉरेन सर्विस की, ओके। किसकी जगह लेंगी? तो रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है 2 जून को यानी कल ही। अच्छा, इससे पहले अब तक गायत्री आई कुमार कहाँ पर थी? तो बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत यानी इंडियन एम्बेसडर के तौर पर वो काम कर रही थी, ओके। तो ब्रिटेन में अब उनकी नियुक्ति हुई है नहीं। आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट करके पूछते हैं कि कहीं पर हाई कमिश्नर क्यों होता है और कहीं पर राजदूत क्यों होता है यानी एम्बेसडर। देखिए, जितने भी कॉमनवेल्थ देश हैं, नेशंस हैं, मतलब कि जो भी ब्रिटिश कॉलोनी के हिस्सा रह चुके हैं, उन सब का एक, जब सब देश आज़ाद हुए थे, ब्रिटिश के गुलामी से ख़त्म हुए थे, अलग हुए थे, तब ब्रिटेन ने एक समूह बनाने का सुझाव दिया था। उसका नाम था कॉमनवेल्थ, ओके। तो जितने भी कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं वहाँ पर राजदूत को हाई कमिश्नर कहा जाता है, ओके। और बाकी जगह पर वो राजदूत होते हैं या फिर कहें तो एम्बेसडर होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया को समझने के लिए और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। G7 में किस देश को शामिल करने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को कनाडा और यूनाइटेड किंगडम ने खारिज कर दिया है? आंसर होगा रसिया, रूस, ओके। देखिए, दरअसल मैंने अभी पहले भी बताया था 2 दिन पहले करंट अफेयर्स में कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसी महीने होने वाली जो G7 की समिट थी उसको यह कहते हुए टाल दिया था कि इसकी इंपॉर्टेंस अब मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से नहीं रह गई है और इसमें इंडिया, रसिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करके G7 को एक्सपेंड करना चाहिए। तो इसलिए अब समिट जो है वो सितंबर 2020 में होगी। तो देखिए क्या हुआ है कि अब रसिया को लेकर तमाम जो मेंबर्स कंट्री हैं उनमें से 2 वो मुखर होकर और उन्होंने अपोज किया, कहा कि नहीं, रसिया को हम शामिल नहीं करेंगे। हालांकि जो बाकी देश हैं उस पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई है। तो अभी G7 कंट्रीज कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके। तो कनाडा ने क्या कहा है? देखिए, अभी 2 जून को कनाडा के पीएम यानी कल ही कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि कुछ साल पहले क्रीमिया पर चढ़ाई को लेकर यानी रूस ने जो वहाँ कब्जा किया था उसको लेकर G7 से उसको आउट कर दिया गया था और अभी भी वो मान नहीं रहा है, अकड़ उसकी बरकरार है, इसलिए वो G7 में रूस को शामिल नहीं करना चाहते हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता ने कहा है कि ऐसा रिवाज है कि G7 की मीटिंग जब होती है तो कुछ देशों को मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है, ओके। लेकिन रूस को इसमें शामिल अगर किया जाता है तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा, मतलब उसको इसमें शामिल होने ही नहीं देगा, मेंबर भी नहीं बनने देगा। देखिए, ब्रिटेन और रूस के बीच में तनातनी पिछले कुछ वक्त से चल रही है। जब 2018 में इंग्लैंड में एक पूर्व रूसी जासूस ने एक तरह से नर्व एजेंट पर उस पर हमला हुआ था, रूसी जासूस पर, तो उसके बाद से वहाँ तनातनी चल रही है। हालांकि पुतिन ने और ट्रंप ने G7 में शामिल होने को लेकर बातचीत की है, ट्रंप ने फ़ोन लगाया था, ओके। हालांकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को लेकर जो G7 में शामिल करने की बात थी उस पर किसी ने टिप्पणी नहीं की है और एक तरह से इसको पक्ष में ही माना जा रहा है। अच्छा, G7 को लेकर मैंने काफ़ी कुछ डिटेल में 2 दिन पहले करंट अफेयर्स में बताया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप जरूर देख लेना, उससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा G7 को लेकर, ओके। अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव के बाद अब रूस ने अलग रुख अपना लिया है। रशियन न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक, मेरे बगल में क्लिपिंग भी देख रहे हो आप, तो उसके मुताबिक रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि G7 का विस्तार करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें चीन की भी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है और चीन के बिना इस समूह में जो है बहुत सारी चीज़ें बात करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब ये हुआ कि रूस अब डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैप में नहीं आना चाहता है और इसी वजह से उसने चीन को भी G7 में शामिल करने की बात कहती है। देखिए, रूस जो है चाइना के साथ है,
कैसे? अभी हाल ही में जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने हांगकांग के मामले को लेकर चीन के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आया था वो अमेरिका, तब रसिया ने चाइना का साथ दे दिया था। तो अलग अलग चीज़ें घटित हो रही हैं और एक तरह से पावर ग्रुप एक तरह से बन रहा है। ओके, चाइना एक अलग पावर ग्रुप बनना चाह रहा है, रसिया अलग पावर ग्रुप बनना चाह रहा है और अमेरिका तो ऑलरेडी है ही पावर ग्रुप। अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुआ है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया, प्राइम मिनिस्टर को, 2 जून को, यानी कल ही, और फ़ोन करके G7, कोविड-19, WHO, इंडिया चाइना बॉर्डर जो स्टैंड ऑफ है उसको लेकर बातचीत की है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको लेकर ट्वीट भी किया। तो अब ऐसा लगता है कि G7 जो है अब G10 में बदल सकता है। 3 देश शामिल हो सकते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। ओके, तो इस तरह से G10 ये बन सकता है क्योंकि रसिया को लेकर काफ़ी विरोध चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे पूरी बात को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तूफान निसर्ग का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? आंसर होगा बांग्लादेश। ओके, देखिए निसर्ग का काफ़ी प्रभाव पश्चिम भारत में पड़ने जा रहा है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इसका असर होगा, उसके बाद गुजरात और भी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सब, उसके बारे में मैंने कल बताया था करंट अफेयर्स में आपको। तो निसर्ग जो है वो एक बांग्ला भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है प्रकृति। ओके, ये भी सवाल हो सकता है कि अम्फान नाम किसने दिया था? तो है थाईलैंड। ओके, थाईलैंड ने दिया था। अच्छा, मैं पहले बता चुका हूँ करंट अफेयर्स में कि नाम कैसे रखा जाता है तूफानों का। ओके, देखिए दुनिया में तूफानों के नामकरण का जो सिलसिला है नाम रखने का, वो 1953 में शुरू हुआ था। हालांकि हिंद महासागर के आसपास के जो देश हैं, तटीय देश हैं, वहाँ पर अगर तो कोई तूफान आता है तो उसके नाम रखने की जो परंपरा है वो 2004 में शुरू हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहल पे ये सब नाम रखा जाता है। तो हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड, ये सब मिलकर पहले ही नाम रख लेते हैं, तय कर लेते हैं और उसकी एक लिस्ट बन जाती है। और जैसे ही चक्रवात आता है तो 8 देश में से जो ये जो सूची है, लिस्ट बनी हुई है, तो वो एक चुन लेता है और नाम उसको रख दिया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आसानी से इसको पहचान लिया जाता है, तूफ़ान को के बारे में बातचीत अच्छी तरह से हो जाती है, वरना कन्फ्यूजन रहता है किस चक्रवात का हम नाम ले रहे हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने नस्लीय असमानता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अपने ही नागरिकों के खिलाफ सेना उतार दी? इसका आंसर होगा अमेरिका, USA। ओके, देखिए कल भी मैंने इस मुद्दे पर, टॉपिक पर काफ़ी चीज़ें बताई थी, तो उसके आगे की बात है ये। ट्रंप प्रशासन ने 17,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस हिंसक प्रदर्शन को घरेलू आतंकवाद करार दिया है। देखिए वहाँ पर जो अश्वेत अमेरिकी थे, जॉर्ज फ्लॉयड, उनकी मौत के बाद पुलिस के द्वारा एक तरह से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से वहाँ अमेरिका में बहुत ज़्यादा व्यापक प्रदर्शन चल रहे हैं। कल मैंने बताया था नस्लीय जो असमानता है, रंग भेद की नीति है, उसके खिलाफ। ओके, तो अमेरिका के 140 शहरों तक प्रदर्शन हो रहे हैं और बहुत सारे शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन इस कर्फ्यू का कोई असर नहीं हो रहा है। पब्लिक सड़कों पे है, प्रदर्शन कर रही है। और व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने ये कहा है कल ही कि 24 राज्यों में नेशनल गार्ड्स के 17,000 सैनिकों की तैनाती की गई है, सोल्जर्स की, और कुल 3.5 लाख जो सैनिक हैं वो तैयार हैं और अगर माहौल बिगड़ता है तो उसको भी तैयार कर दिया जाएगा। देखिए ये जो नेशनल गार्ड्स हैं अमेरिका में, वो इंडिया के टेरिटोरियल आर्मी की तरह ही है। ओके, हालांकि इसको लेकर ये जो अमेरिका में ट्रंप ने एक तरह से क्या कहते तानाशाही जैसी व्यवहार कर रहे हैं वो, तो उन्होंने जो किया है, सेना को तैनात किया है, उसको लेकर सेना के, वहाँ के सेना के बहुत सारे पूर्व कमांडर्स ने काफ़ी विरोध किया है, कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मैं बताऊं, देखिए द न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट है, उसका मेन पेज है और सिर्फ इन्हीं प्रदर्शनों की खबरों से ये पूरा भरा हुआ है। और दुनिया भर की जो वेबसाइट्स हैं या फिर अखबार हैं, उन सब के फ्रंट पेज न्यूज़ भी है ये। ओके, तो एक बहुत अलग तरह का वहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। अच्छा, इधर फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन सब ने जो रंग भेद के खिलाफ जो ये अभियान चल रहा है उसका समर्थन किया है। हालांकि हिंसा का समर्थन नहीं किया है, लेकिन रंग भेद के खिलाफ जो भी ये सब आवाज़ें उठ रही हैं उसका समर्थन किया है। और जकरबर्ग पर तो काफ़ी आरोप भी लगे थे कि वो चुप क्यों है।
तो उनकी आलोचना भी हुई थी, लेकिन अब इन सब कंपनियों ने एक तरह से जो है वो कहा है कि बहुत अच्छी बात है कि हम आवाज़ उठा रहे हैं नस्लीय भेदभाव के खिलाफ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? 1 जून को ये शुरू कर दी गई है। इसका डिटेल अगर कहेंगे तो ये पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि ये कहलाएगा। इसके थ्रू क्रेडिट गारंटी दी जाती है। 50 लाख से अधिक जो शहरी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन सब की मदद इसके द्वारा की जाएगी। 10,000 रुपये का कर्ज दिया जाएगा, कर्ज, ताकि वो अपना जो बिजनेस है उसको फिर से संभाल पाएँ, ठीक कर पाएँ, क्योंकि जो लॉकडाउन में जो हालत ख़राब हुई है उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बाइसिकल डे। आंसर होगा 3 जून। ओके, 3 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये घोषित है। और ख़ास चीज़ है कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि हर दिन अगर 20 मिनट साइकिल चलाते हैं तो इम्यूनिटी बूस्ट रह सकती है और बीमारियों से बचा जा सकता है। साइकिल चलाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बेहतर होती है और पर्यावरण तो स्वच्छ रहता ही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस्पात मंत्रालय में सचिव के पद पर किसकी तैनाती की गई है? यानी इस्पात सचिव स्टील मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में। आंसर होगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ओके, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को ये तैनाती दी गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश के किस राज्य में लगातार बारिश होने के कारण भूस्खलन की चपेट में आने से 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? आंसर होगा असम। देखिए, असम में अभी एक तरह से बाढ़ आई हुई है और वहाँ का जो बराक वैली इलाका है वहाँ 3 अलग अलग ज़िलों में वहाँ 2 जून को यानी कल ही एक घटना हुई है जिसमें भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ है। और क्या हुआ है कि वहाँ बारिश लगातार हो रही है, उसी की वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ है और लोग मारे गए हैं, मिट्टी में दब गए। तो वहाँ पर काम चल रहा है राहत का। असम की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और राजधानी दिसपुर है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कौन सा पहला ओपन ऑनलाइन गेम्स कोचिंग और एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? गवर्नमेंट का पहला ये इस तरह का है। आंसर होगा इसका खेलो इंडिया ई पाठशाला। ओके, देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई जो है वो राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर ये इस ई पाठशाला को शुरू किया है और इसके थ्रू जो है नेशनल स्तर पर ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी और एजुकेशन दिया जाएगा ताकि जो एथलीट्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन सबको मदद मिल सके, उनकी ट्रेनिंग हो सके घर पर ही। क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे जो एजुकेशन प्रोग्राम है वो सब एक तरह से ठप है। तो अब खेल भी जो है ऑनलाइन ही उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, अच्छा, ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू और जो जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, तो उन दोनों ने एक साथ मिलकर इसका उद्घाटन किया, ऑनलाइन किया, वेबिनार के थ्रू। ओके, वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन और उनके परिवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है? आंसर होगा आर्मेनिया। ओके, आर्मेनिया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पाशिनियन। ओके, तो उनको ये पाया गया है। 1 जून को उन्होंने खुद ही ऐलान किया है। ये छोटा सा देश है, मात्र 30 लाख की आबादी है आर्मेनिया की, और अब तक 9,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं। 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये एशियन कंट्री है। ये मेरे बगल में आप मैप देख रहे हो, तो ये रहा इंडिया, और इधर से पाकिस्तान, ईरान होते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो आर्मेनिया है। ये छोटा सा देश ईरान, तुर्की, जॉर्जिया और अजरबैजान से घिरा हुआ है। लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री उसको कहते हैं जो उसकी सीमाएं अलग देशों से घिरी हुई है जहां समुद्र नहीं है, तो उसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। कई बार ये पूछा जा सकता है आपसे कि फलाना देश जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है या नहीं है। इस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये देश है, इसकी कैपिटल है येरेवान। मुद्रा क्या है? आर्मेनियन दिरहम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी का नाम बताएं। कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा पेमेंट पाता है? आंसर होगा रोजर फेडरर। ओके, रोजर फेडरर जो है वो टॉप पे हैं
और उनकी कमाई एक साल में 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। सेकेंड स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ओके। और तीसरे स्थान पर आते हैं लियोन मेस्सी, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में, जो लिस्ट है दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट है, उसमें भारत का कौन सा खिलाड़ी है जो सबसे टॉप पे है? आंसर होगा विराट कोहली, ओके। देखिए दुनिया के 100 सबसे अधिक पेमेंट पाने वाले जो स्पोर्ट्समैन हैं उनकी लिस्ट में एकमात्र ये भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली, ओके। 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब कि 196 करोड़ रुपए के आसपास इनका इनकम है, इनको पेमेंट मिलता है, ओके। और दुनिया भर में 66वें स्थान पर है, ओके। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। और 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है जनवरी टू अप्रैल का, उसका पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 2019 का भी है करंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे। और हाँ, अभी जो आपने करंट अफेयर्स देखा उसका फ्री पीडीएफ मेरे बगल में लिंक आ गया है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वरना लिंक गायब हो जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, तक नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके।